नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सबसे पहले बात करते हैं 5 बजे की उन बड़ी खबरों की जिन पर रहेगी आज खास नजर। तो लेकर आते हैं उन खबरों को आपके सामने। तो आज जिन 5 बड़ी खबरों पर नजर रहेगी वो तो सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें आपके सामने डिम्पी कालरा रखेंगे। रेल इंफ्रा की बढ़ती रफ्तार, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित पूरी डिटेल देंगे। इसके अलावा एल्केम लैब्स पर बड़ी खबर है, हमारे सीनियर एडिटर राजेश सिंह इस बारे में बताएंगे। म्यूचुअल फंड पे भी एक अहम खबर अनुराग शाह आपके सामने पेश करेंगे। और गो फर्स्ट का रेजोल्यूशन प्लान क्या है बताएंगे अंकुर मिश्रा। और इसके साथ ही और भी अहम खबरों पर नजर हमारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात बाजार की। बाजार ने आज गैप डाउन किया और दिन भर उसी में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया और आखिरकार जो है वो कमजोरी के साथ बंद हुआ। ना ही आज रेजिस्टेंस तोड़ने का दिन नजर आ रहा था और ना ही आज सपोर्ट तोड़ने का दिन था। वैसे बाजार में दिन भर किस तरह का एक्शन रहा, विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा से। मार्केट ने आज गैप डाउन किया और दिन भर उसी को स्ट्रगल करता रहा कि किसी तरह से जो गैप डाउन्स हुए हैं उसको कंप्लीट कर ले। ना ही आज रेजिस्टेंस तोड़ने का दिन था, ना ही आज सपोर्ट तोड़ने का दिन था। तो बाजार आज उसी जोन में काम करता रहा। टिपिकली ये एक्सपायरी वीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार अपनी रेंज को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हुए एक डिसिप्लिन बॉय की तरह कामकाज करता हुआ दिख रहा है आज भी मार्केट के अंदर। आज दो बड़े चंक्स अडानी के, यानी कि वो थोड़े बहुत चलते हुए दिखे। दूसरे अंबानी ग्रुप के अंदर भी आज हल्का सा ठहराव था। तो अडानी और अडानी ग्रुप में से आज पूरी तरह से एक मार्केट के अंदर एक बैलेंसर रोल था। एक और बैलेंसर भी था मार्केट के अंदर, वो था HDFC बैंक। आज हल्का से HDFC बैंक अपनी वेटेज से हेल्प करवा रहा था मार्केट की, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा था जो हल्का सा वीक था। तो दोनों ने आज चेक एंड बैलेंस कर दिया। अब आ जाते हैं मार्केट के आज रिदम के अंदर। देखिए, मार्केट के अंदर अच्छा काम हुआ है और हो सकता है ये वापस से इसी तेजी को कंटिन्यू करे, लेकिन एक कंसोलिडेशन का फेज है। आज पूरा दिन कंसोलिडेशन में निकल गया। क्या कल भी कंसोलिडेशन होगा? हम ये रेजिस्टेंस के ब्रेक करने पर ही होगा। अदरवाइज रेजिस्टेंस जो है वो 250 से 350 का है, 22,250 से 350 का। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो आप सेकेंड डे भी मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन का ही देखेंगे और सपोर्ट के तौर पर 22,000 आपका पहला सपोर्ट है। आते हैं बैंक निफ्टी के डाटा पे। बैंक निफ्टी के अंदर HDFC के सपोर्ट के बावजूद भी आज हम 47,000 को टच नहीं कर पाए। हमने अटेम्प्ट ली 46,800 के ऊपर आने की, लेकिन वार में वो भी फेल हो गई। कुल मिला के मार्केट के पास दो मेगा सपोर्ट एरिया हैं। पहला 46,500, दूसरा 46,300 और इस सीरीज का सपोर्ट है 46,000 का। और ऊपर जाते समय अब 46,800, 47,000 के आसपास एक टफ रेजिस्टेंस भी देखेंगे। चर्निंग के लिहाज से अगर आज मार्केट अगर आप चेक करेंगे तो आज आपको L&T CLSC की रिपोर्ट आई, अच्छा चला। उसके अलावा पावर ग्रिड, BPCL जैसे शेयर्स कुछ वापस पुल बैक करते हुए दिखे। टाटा कंज्यूमशन के अंदर भी आज बढ़िया ट्रेड हमको वापस से बनता हुआ दिखा। आज एशियन पेंट पे एक रिपोर्ट आई थी और सीधा टारगेट को 3200 से घटाकर 2400 कर दिए। शेयर पिट गया 4% नीचे। हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, डिविज जैसे शेयर्स भी आज कमजोर बंद हुए। आज जो साल का हाई लगाया वो M&M ने लगाया, SBI लाइफ ने लगाया, पावर ग्रिड ने लगाया। अगर आप छोटे मझोले शेयर के हिसाब से चेक करेंगे बाजार में तो आज अडानी ग्रुप के शेयर्स का थोड़ा बोलबाला था। अडानी जेंसोल नाम की एक कंपनी है, सॉल्यूशंस नाम की, तो उसके अंदर बढ़िया आज ट्रेड होते दिखा। पॉलिसी बाजार भी आज अच्छा ट्रेड था। डाटा पैटर्न्स और 361 नाम की ब्रोकरेज कंपनी है, उसने भी आज अच्छा प्ले दिखाया। रेन इंडस्ट्रीज नंबर के बाद गैप डाउन खुला 10% नीचे, लेकिन बाद में रिकवरी आ गई। 4% तक की रिकवरी है और आज ये 6% नीचे आके बंद हुआ। एल्कम पे कुछ इंक्वायरी चल रही है इनकम टैक्स की, उसकी वजह से 6% नीचे। इसके अलावा GPPL भी आज प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखा। छोटे मझोले शेयर्स में आज का दिन टाटा इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी बाजार, इन सब के लिए थोड़ा अच्छा रहा। कुल मिला के अगले दिन के लिए भी अगर आप तैयार हो रहे हैं तो या तो कंसोलिडेशन या तो टुवार्ड्स थोड़ा बुलिश होके मार्केट पे अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। तो ये थी बाजार की अहम बातें और बढ़ते आगे। इधर 2 से 3 साल में 5 और अडानी कंपनियों की लिस्टिंग हो सकती है। किन कंपनियों की होगी लिस्टिंग और क्या होगा कंपनियों का कारोबार, इन सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। जी देखिए, अडानी ग्रुप की इस वक्त 10 कंपनियां लिस्टेड हैं और अगले 2 से 3 साल में प्लान ये है कि इनकी संख्या 1.5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 10 से बढ़ के 15 हो जाएगी। 5 नई कंपनियां लिस्ट होंगी। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उसमें कारोबार भी है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या कारोबार करती हैं।
तो पहली कंपनी है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज। ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश और कारोबार करती है कंपनी ये, और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो ये कंपनी लिस्ट होगी, इस पर फोकस रहेगा। और AI आधारित यूटिलिटी एंड इंडस्ट्रियल क्लाउड प्लेटफॉर्म को लेकर भी ये कंपनी अपनी सेवाएं देती है। सबसे कम दाम पर हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य है इस कंपनी का, तो निश्चित तौर पर यह फोकस में रहेगी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज। दूसरी कंपनी होगी अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स। लगातार अपनी पैठ बढ़ा रही कंपनी एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, और हम देख रहे हैं कि फिलहाल 8 एयरपोर्ट्स के मैनेजमेंट का काम है अडानी एयरपोर्ट्स के पास। 2026 तक 8 और एयरपोर्ट जोड़ने का लक्ष्य है, यानी कि अगले 2 साल में इनकी संख्या हो जाएगी डबल। तो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की लिस्टिंग की उम्मीद है। अडानी कॉनेक्स ये एक और कंपनी होगी जो कि डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। ये बहुत ही एक उभरता हुआ सेगमेंट है, तमाम कंपनीज हैं इसमें, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। अडानी रोड ट्रांसपोर्ट एक और कंपनी, चौथी कंपनी, ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेवाएं ये कंपनी देती है, तो इस पर भी फोकस होना चाहिए। और पांचवी कंपनी होगी अडानी मेटल एंड माइनिंग्स, जिसमें कि अडानी का बड़ा निवेश भी है, और दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट कॉपर प्रोड्यूसिंग साइट भी कंपनी के पास है, अडानी मेटल एंड माइनिंग्स के पास। ओडिशा में एल्यूमिना रिफाइनरी के काम में एंट्री की योजना है, और छत्तीसगढ़ में आयरन ओर कारोबार में उतरने की योजना ये कंपनी बना रही है। तो 5 कंपनीज अगले 2 से 3 साल में हम अडानी ग्रुप की तरफ से बाजार में आते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर एल्केम लैब से जुड़ी हुई है। टैक्स चोरी की खबरों से आज एल्केम लैब के शेयरों पर दबाव नजर आया, लेकिन इस पर कंपनी की ओर से सफाई भी आई। कंपनी ने टैक्स चोरी की खबरों का खंडन किया और कहा कि कंपनी ने IT विभाग का पूरा सपोर्ट किया। खबर पर ज्यादा विश्लेषण और डिटेल्स के साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और हमारे सीनियर एडिटर राजेश सिंह। राजेश सर, बताइए आज दिन भर एल्केम में क्या कुछ होता रहा और फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, इनकम टैक्स के सूत्रों से, कि एल्केम लैब पे पिछले साल सितंबर में एक सीजर और रेड हुई थी। उसमें उन्होंने काफी डॉक्यूमेंट्स सीज किए थे, और उन डॉक्यूमेंट्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है। अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि एल्केम लैब ने 1000 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की है, और उसमें टैक्स चोरी करने का उनका जो मॉडल था उसमें यह था कि इनकम टैक्स रूल्स के तहत अगर आप नॉर्थ ईस्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो उस पर आपको टैक्स की छूट मिलती है। एल्केम लैब ने क्या किया कि उनकी सिक्किम में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां से एक्सेसिव प्रोडक्शन दिखाया, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन वो कहीं और का था, और उसके आधार पर उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स छूट ले लिया, टैक्स डिडक्शन ले लिया, जो कि जिसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोगस डिडक्शन करती है, और वो इलीगल डिडक्शन उन्होंने लिया है। दूसरी तरफ उनपे ये भी आरोप है कि वो डॉक्टर्स को अपने कैश में काफी पैसा दिए हैं कि उनके मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें ताकि उनके सेल बढ़ सके, और इस पे भी उन्होंने टैक्स नहीं दिया है। जो कैश में ट्रांजैक्शन हुए हैं इसे अपने बुक्स में नहीं दिखाया है। इस पे फाइनल जो रिपोर्ट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आने वाले दिनों में फाइल करेगी, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जितने का टैक्स डिडक्शन है उससे उसके बराबर या उससे लगभग 3 गुना तक भी उनपे पेनल्टी लगाई जा सकती है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि एक्सचेंजेस को अपने लेटर में एल्केम लैब्स ने इसे नकारा है कि उनके, और इसे एक स्पेकुलेशन बताया है, लेकिन उन्होंने ये माना है कि उनके यहाँ रेड हुई थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनसे जानकारी हासिल की थी, और हमें सूत्रों से मिली है जानकारी, जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तो हमारी जानकारी की पुष्टि भी होगी। प्रशांत। राजेश सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, इस तरह के जब एक्शन होते हैं और जिस तरह की सफाई आई है और जिस तरह की सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आ रही है, किस तरह के अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं, हम इस केस में नहीं कह रहे हैं, आमतौर पर जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं किसी कंपनी में, जब अनियमितताएं इस तरह की पाई जाती हैं तो किस तरह के एक्शन अमूमन देखने को मिलते हैं? देखिए, इसका एक प्रोसीजर ये होता है कि पहले अगर रेड करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सीबीआई या ईडी, तो वो डॉक्यूमेंट सीज करते हैं, फिर उस डॉक्यूमेंट्स पे स्टडी कर जाती है, उस पे क्लैरिफिकेशंस के लिए उस कंपनी से के अधिकारियों को बुलाया भी जाता है, उनसे क्लैरिफिकेशंस मांगे जाते हैं, उसके बाद वो अपनी फाइनल रिपोर्ट देती है। फाइनल रिपोर्ट में अगर वो गिल्टी पाई जाती है कंपनी, तो उस पे जितने की टैक्स इवेजन के चार्जेस हैं उससे 3 गुना तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इस केसेस में सितंबर में रेड हुई थी, सीजर हुई थी, और उसके बाद
इन्वेस्टिगेशन हुआ था पिछले 5-6 महीनों में, और आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनल रिपोर्ट दाखिल करेगी, और उसके हिसाब से उनपे ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि हेवी पेनल्टी लगाई जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजेश सर, और बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही खास तरीके से तमाम बातों को आपने सामने रखा इस पूरी खबर के। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी खबर के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और भी अहम खबरें हैं ब्रेक के उस पार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। बढ़ते हैं आगे। म्यूचुअल फंड्स में सुधार के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इन सुधारों की बड़ी बातें क्या हैं, हमारे सहयोगी अनुराग शाह इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर के लिए ये कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। और सेबी के द्वारा जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया उसमें 3 बातें मुख्य तौर पे कही गई है। सबसे पहली बात है कि जो निवेश किया जाता है उसके अंदर जो लिमिट है 25% की, अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है शेयर्स के अंदर, तो ग्रुप कंपनी और जो उसके स्पॉन्सर है उसमें 25% की जो लिमिट की रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको हटाने की बात की गई है। तो इसका फ़ायदा जो होगा वो ETFs और इंडेक्स फंड को होगा, तो वो अपनी तय सीमा से ज़्यादा निवेश कर पाएंगे जो ग्रुप कंपनीज से जुड़े हुए लिस्टेड शेयर्स है वहाँ पर। इसके अलावा जो सेबी की नॉमिनेशन से जुड़ी हुई डेडलाइन है म्यूचुअल फंड के लिए, जहाँ पर नॉमिनेशन कराना ज़रूरी है अगर आपके फोलियो को जारी रखना है। तो अगर जॉइंटली ओन्ड फोलियो है, यानी जॉइंटली 2 लोग किसी फोलियो में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर नॉमिनेशन को सेबी ने ऑप्शनल कर दिया है, वो मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि जो जॉइंट होल्डर है वो ही आपके उत्तराधिकारी के तौर पे या फिर आपके प्रेसिडेंस हेयर के तौर पे माना जाएगा। तो इसे सेबी ने ऑप्शनल करने का प्रस्ताव दिया है। और तीसरी बात है जो सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में कही है कि जो कमोडिटी फंड होते हैं और या फिर जो ओवरसीज़ फंड होते हैं वहाँ पर अलग से जो सेपरेट फंड मैनेजर नियुक्त करने का जो नियम था उसमें से भी रिलैक्स देने जा रहा है, क्योंकि इससे कंपनियों की कॉस्ट बढ़ जाती है। यहाँ पर सेबी के द्वारा रिलैक्सेशन देने का बात कही गई, यानी आपको सेपरेट फंड मैनेजर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओवरसीज़ फंड के लिए और कमोडिटी फंड के लिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बैंकिंग अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों से बचाने के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन एक पैनल बनाने पर विचार कर रहा है। वीडियोकॉन मामले में चंदा कोचर की गिरफ्तारी को बॉम्बे हाई कोर्ट से अवैध करार दिए जाने के बाद इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। पूरी खबर क्या है बता रही हैं हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा। जी बिल्कुल, बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पे काफ़ी बैंक्स जो है वो बातचीत में है कि एक नया संगठन बनाएंगे, नया पैनल बनाएंगे जिसमें वो अपने बैंक एग्जीक्यूटिव को गार्ड करेंगे करप्शन केसेस के अगेंस्ट। तो ये जो संगठन है, जो पैनल बनेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा बैंक के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स और स्पोक्स पर्सन्स को जिसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट निकला हो या करप्शन केस निकला हो, उनके राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। और ये डिसीजन जो लेकर आए हैं वो है इंडियन बैंक एसोसिएशन। उन्होंने ये प्रपोज करा है, ये प्रस्ताव रखा है कि काफ़ी बैंक्स जो है वो आपस में आए और एक पैनल बनाए, एक संगठन बनाए, जो कि ये फैसला तब आया था जब चंदा कोचर जो इलीगल अरेस्ट हो गई थी, उस अरेस्ट के बाद ही ये पूरी खबर और ये डिस्कशन सामने आया था। जो आइडिया है इस संगठन का, जो इस पैनल का आइडिया है, वो ये है कि बाकी एग्जीक्यूटिव्स और सारे बैंक्स के राइट्स जो है वो सेफगार्ड करके रखे जाएं और काफ़ी बड़े बड़े दूसरे मेंबर्स लीगल एडवाइस भी लिए जाएंगे, बड़े बड़े लीगल लीडर्स से भी लिए जाएंगे ये एडवाइस। और अभी तक ये पैनल सिर्फ एक डिस्कशन स्टेज पर है, अभी सिर्फ इसकी बातचीत चल रही है। फाइनल जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आई है हमारे पास। कौन इस पैनल को हेड करेगा, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, ये तभी आएंगे जब ये पूरा संगठन बन जाएगा, जब ये पूरा पैनल ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तभी हमारे पास सब ज़रूरी सूचनाएं आएंगी। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि ये पैनल बनने के बाद काफ़ी मेजर इंडिया में जो बैंक्स हैं उनके लोग भी शामिल हो सकते हैं इस पैनल में। तो ये बड़ी खबर एक आ रही है बैंक्स की तरफ से, जो एक बहुत ही ज़रूरी पैनल संगठन का बातचीत चल रही है ताकि वो एग्जीक्यूटिव्स बड़े बड़े बैंक्स के लोगों को करप्शन केसेस के अगेंस्ट सेफ गार्ड कर सके, बचा सके। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इंफ्रा के लिहाज से भारतीय रेलवे के लिए आज एक बड़ा दिन रहा। देश भर के 500 से अधिक
रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होने जा रहा है। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 550 से अधिक रेलवे स्टेशनों के सुधार के लिए आधारशिला रखी। इसके साथ ही राज्यों में ओवरब्रिज, अंडरब्रिज की आधारशिला भी रखी गई। 2000 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट पर सरकार करीब 41,000 करोड़ खर्च करने जा रही है। रीडेवलपमेंट के लिए चुने गए स्टेशन सिटी सेंटर की तरह विकसित होंगे, जहां यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का यह फैसला रेलवे इंफ्रा विकास के लिए कितना अहम है, यह हम आपको बताएंगे। अब से थोड़ी देर में इस पर खास विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा के लिए हम सीधा रुख करते हैं अपने सीनियर एडिटर राजेश सिंह का एक बार फिर। और राजेश जी, जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इस सरकार के काम को देख रहे हैं, रेलवे में तो बहुत, मतलब हम चाहे छोटे शहर देख लें, चाहे मुंबई जैसा महानगर देख लें, बड़े बड़े कह सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट, चाहे हम जम्मू में देख रहे हैं, चाहे हम देश के बाकी हिस्सों में देख रहे हैं, एक बड़े लीप की ओर हम बढ़ते हुए। बताएं कि रेल इंफ्रा में रफ्तार किस कदर बढ़ रही है? देखिए, रेलवे इंफ्रा को सरकार का फोकस रहा है कि रेलवे और रोड दोनों इंफ्रा को बढ़ाया जाए ताकि जीडीपी ग्रोथ हो, उसके साथ इकोनॉमी भी ग्रोथ हो। तो 2022 में नेशनल रेल प्लान अनाउंस किया था मोदी सरकार ने, जिसके तहत ये कहा गया था कि 2030 तक रेलवे में कुछ अभूतपूर्व सुधार करने हैं। उसमें कुछ 4-5 मेजर सुधार थे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे सबसे पहला सुधार उसमें यह था कि रेलवे फ्रेट का जो है वो 45% होना चाहिए मार्केट शेयर, और उसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसमें सुधार लाया जाए, स्पीड बढ़ाया जाए, मिनिमम स्पीड कम से कम 50 किलोमीटर पर आवर हो, अनइंटरप्टेड टाइम टेबल के हिसाब से मालगाड़ियां चलें, और नए फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया जाए। पैसेंजर के लिहाज से अगर आप देखें तो उनका ये फैसला था कि जो मॉडर्नाइजेशन किया जाए, जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म्स है उनकी मॉडर्नाइजेशन की जाए, जिसकी आज पीएम ने उद्घाटन अनाउंस किया कि 2000 रेलवे प्रोजेक्ट्स को नए नए रेल ओवर ब्रिज बनाए जाए। और इसके साथ ही साथ जो तीसरी सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि रेलवे की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। उसके तेल में काफी काम भी हुआ। जैसे ये कहा गया है कि दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, इस तरह के जो रूट्स है इसमें मिनिमम स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर हो, और बाकी जो ट्रंक रूट के स्पीड्स हैं उस पर मिनिमम स्पीड 130 किलोमीटर की हो। तो इसके लिए जितने भी ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स, उस पर काफी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। नए नए ट्रेन अनाउंस किए जा रहे हैं, चाहे आप देखिए वंदे भारत हो या फिर तेजस हो, ये सभी ट्रेनें रिप्लेस कर रही हैं जो हाई स्पीड ट्रेन हैं। और ये सरकार का ये मानना है कि इसके लिए 2030 तक रेलवे पर 8 से 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा। 2050 तक एक और प्लान है कि मॉडर्नाइजेशन रेलवे के लगभग सभी स्टेशन को कर दिया जाए। रेलवे स्टेशन पे आपको प्लेटफॉर्म पे हर तरह की सुविधा मिले, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिले, आपको एयरपोर्ट तरह के टाइप की सारी सुविधा मिले। तो इन सब को लेकर काफी काम हो रहा है। उसी के तहत पीएम मोदी ने करीब 2000 रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, जो कि करीब 41,000 करोड़ की लागत से बनेगा, उसका उद्घाटन किया है। कुछ के में ग्राउंड लेइंग की गई है और कुछ को लॉन्च किया गया है। प्रशांत, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजेश सर इस खास विश्लेषण के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले 11 सालों में कंज्यूमर्स के खर्च करने के तरीकों में काफी बदलाव आया है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के इस सर्वे से क्या कुछ निकल कर आया है और किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, पूरी डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपना एनुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिलीज़ किया है और ये काफ़ी क्रूशल है इकोनॉमिक इंडिकेटर को ट्रैक करने के नज़रिए से। सबसे पहले अगर बात करें 2011-12 के सर्वे से 2022-23 का जो सर्वे है, इन 10 सालों में अगर हम देखें तो घरेलू खर्च जो है वो डबल होता हुआ नज़र आया है। शहरी क्षेत्र में जो मंथली एवरेज कंजम्पशन है वो 2,500 रुपये 2011 और 12 के बीच से बढ़कर अब 6,500 रुपये तक बढ़ चुका है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कंज्यूमर का मंथली स्पेंड जो है वो 1,400 रुपये करीबन से ऑलमोस्ट 3,700 रुपीज़ तक पहुंच गया है। अगर इस ओवरऑल सर्वे की बात करें तो ये इंडिकेट करता है कि फूड आइटम्स पर कम स्पेंड्स दिखाई दे रहे हैं और नॉन फूड आइटम्स जैसे टेलीविज़न सेट्स, एंटरटेनमेंट पर खर्च किए जा रहे हैं। अपैरल्स पर भी कंज्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जो
फूड स्पेंड्स है उसमें एक डिक्लाइन या गिरावट नज़र आई है, यानी कि 2011-12 में फूड स्पेंड्स 53% पर होता था और 2022-23 में 46% तक की गिरावट नज़र आई है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो फूड स्पेंड्स यहाँ पर भी घटकर नज़र आया है 2022 और 23 में 39% पर, और 2011-12 की बात करें तो 42% पर हुआ करता था फूड स्पेंड्स। नॉन फूड स्पेंड्स अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वो भी बढ़कर नज़र आया है। अगर 53% 22-23 इस वर्ष में, और 2011-12 की बात करें तो 47 पर हुआ करता था। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें नॉन फूड आइटम्स के स्पेंड्स पर 2011-12 में 54% पर हुआ करता था, और अब 22-23 में 60% तक का जो खर्च है और रेशियो है वो नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल ये कंज्यूमर स्पेंड्स इंडिकेटिव है कि जो कंज्यूमर्स है वो नॉन फूड आइटम्स पर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और फूड आइटम्स पर कम, यानी डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग इस साल 22 और 23 में बढ़ती हुई नज़र आई। बिल्कुल। और चलिए अब एक अहम जानकारी आपको दे दें। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड वॉइस के 10वें संस्करण में ग्लोबल एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल होंगे, जो मिलकर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन डोमिनेंट भारत पर मंथन करेंगे। इसीलिए वॉइस के लाइव कवरेज के लिए 28 फरवरी को जुड़े रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। जी हाँ, इस अहम जानकारी के साथ ही आपको एक बड़ी ही दुख भरी खबर बता दें। जाने माने गजल गायक पंकज उदास अब हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ, एक लंबी बीमारी के बाद आज उनका निधन हो गया। उनकी बेटी नायाब उदास ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी। एक से बढ़कर एक गजल गीतों के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले पंकज उदास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। और ईटी नाउ स्वदेश परिवार की तरफ से पंकज उदास को भावभीनी श्रद्धांजलि। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।